Hello everyone, again we are here with the next lecture of the cell. आज हम डिस्कस करेंगे जितना हम पढ़े थे उसके आगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और 4 टॉपिक को आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सेक्शन। न्यूज आगे उसके आगे देखते हैं क्या है। न्यू सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं जो है हमारा सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी। अब लास्ट टाइम के लेक्चर की बात किया जाए तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है, इस चीज को हमने देखा था। उसके बाद सेल की डिस्कवरी देखा था कि सेल की डिस्कवरी किसने किया, लाइव सेल डिस्कवर किसने किया, डेड सेल डिस्कवर किसने किया, जो सेल है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है या किस वर्ड से डिराइव हुआ है। ओवरऑल जितना सारा बेसिक इंट्रो था सेल के बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था। और उसके बाद आज का सेक्शन अगर स्टार्ट होता है दैट इज अ सेल थ्योरी। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी में हम लोग क्या डील करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो सेल की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। वो उन्होंने सेल को कॉर के अंदर देखा था। कॉर के अंदर उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा था वो हनी बी कॉम्ब की तरह दिख रहा था और उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे। उसी कंपार्टमेंट को उन्होंने सेलुला बोला था और उसी सेलुला से हमारा सेल वर्ड डिराइव हुआ है। और लास्ट में हमने ये भी कंक्लूड किया था जो सेल उन्होंने देखा था, वो डेड सेल था। उसके बाद एक क्वेश्चन राइज हुआ कि अगर डेड सेल उन्होंने देखा तो लाइव सेल किसने देखा। तो हम लोगों ने ये चीज कंक्लूड किया था कि लाइव सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वैन लीएवनहॉफ इन 1674 में एंटन वैन लीएवनहॉफ ने पहली बार लाइव सेल को देखा पॉन्ड वाटर के अंदर। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा उसका नाम एल्गी था। और एल्गी में भी बात करें तो वो स्पायरोगायरा था, ठीक है। और यहाँ तक देखा गया और इन्होंने ज्यादा कुछ सेल के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया, ज्यादा कुछ सेल के बारे में बताया नहीं, मात्र दुनिया के सामने ये बताया कि इस सेल को हमने पहली बार देखा है और उसके बारे में बताया कि इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बट डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सेल का डिटेल डिस्क्रिप्शन 2 नए साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया जिनका नाम स्क्लैडन और स्वान था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सेल के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो सेल का डिस्क्रिप्शन एक थ्योरी के द्वारा दिया जाता है दैट इज अ सेल थ्योरी, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज अ सेल थ्योरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सेल थ्योरी था वो पहली बार 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया जिनका नाम था स्क्लैडन एंड स्वान। ये बात है, ये अगर बात करें स्क्लैडन की तो वो रिसर्च कर रहे थे 1838 के करीब और स्वान जो थे वो रिसर्च कर रहे थे 1839 के करीब। और ये अगर स्क्लैडन जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, स्क्लैडन काम कर रहे थे प्लांट सेल पे ये काम कर रहे थे और जो स्वान थे वो एनिमल सेल पे काम कर रहे थे। और दोनों ने करीब, ध्यान दोगे यहाँ आप लोग तो देखोगे 1838 1839 देयर इज नो लार्ज गैप बिटवीन दिस पीरियड। और अगर इनकी बात करें तो अप्रॉक्स वी कैन से दैट दोनों एक साथ काम कर रहे थे। और वन थिंग मोर दैट बोथ साइंटिस्ट बिलोंग टू जर्मनी। ये भी जर्मनी से थे और ये भी कहां से थे, जर्मनी से। इन दोनों ने क्या एक ही समय में सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ये प्लांट सेल पे काम कर रहे थे, ये एनिमल सेल पे काम कर रहे थे। इनको इनके बारे में पता चला, इनको इनके बारे में पता चला और दोनों ने कंक्लूड किया कि जो आप काम कर रहे हो हम भी काम कर रहे हैं और जो आप काम कर रहे हो हम भी काम कर रहे हैं। तो दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और एक साथ काम करने के बाद सेल को डिस्क्राइब किया और सेल को डिस्क्राइब करने के लिए एक सेल थ्योरी दे डाली। क्या दे डाली, सेल थ्योरी। यही आगे चल के हम किस नाम से इसको देखते हैं, सेल थ्योरी के नाम से इसी थ्योरी को। It means I can say that the cell theory was given by 2 scientists. First one was Scladden and second one was Swan. Both of them are working on the cell. So Scladden work on the plant and Swan work on the animal. And both of them collectively formulate a theory that is known as cell theory. इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया, सेल थ्योरी किया।
और इस तरीके से इस सेल थ्योरी के अंदर सेल का पूरा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया। और डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या क्या कहा? पहली बात तो ये है कि इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ as we all know. We have already discussed about that in a previous lecture. It is a basic unit of life. अगर दूसरा पॉइंट की बात करें जो सेल थ्योरी में कहा गया, that is it is a building block of life. It is a building block of body of any organism. थर्ड पॉइंट अगर सेल थ्योरी की बात करें तो इन्होंने ये कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया क्या कि every organism starts their life with single cell. It means we can see that in the cell theory there is a explanation of more things जिसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए, जिसमें एक पॉइंट था हमारा इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट। और लास्ट अगर पॉइंट की बात किया जाए तो लास्ट में क्या बोला गया? एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल। इट मींस वी कैन से दैट पहली बात तो सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरा अगर बात करें तो सेल से ही मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन होता है। थर्ड की बात करें तो अगर बात करें बेटा तो सारे सेल जितने सारे एनिमल होते हैं चाहे प्लांट होते हैं, जितने सारे ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं सब के सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये बताता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल। Every organism start their life with a single cell. It means I can say that जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो शुरुआत, उसकी जीवन की शुरुआत, उसकी लाइफ की शुरुआत किससे होती है? सिंगल सेल से होती है। कैसे? समझो, इस बात को समझते हैं बेटा। अगर बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? गैमेट से। एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, एज वी ऑल नो। ठीक है। एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट की बात करें तो स्पर्म की बात करेंगे, फीमेल गैमेट की बात करें तो एग की बात करेंगे। और जब दोनों फ्यूज होता है तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। और जो गैमीट है वो भी एक प्रकार का सेल है, जो हमारा एग है वो भी एक प्रकार का सेल है। और दोनों जब फ्यूज होता है तो जायगोट बनता है। और जायगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल जो जायगोट है फर्दर वो क्या होता है? डिवाइड होता है, कंटिन्यू डिवाइड होता है। डिवाइड होके वो एक न्यू वन बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? बॉडी का फॉर्मेशन होता है। दैट इट मींस बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल। क्यों? क्योंकि गैमेट से क्या बन रहा था? जायगोट। और जायगोट की बात करें तो वो भी एक सेल है। और जायगोट से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? तो सेल थ्योरी के अंदर क्या हुआ? ये सारे पॉइंट दिए गए और सेल के बारे में डिस्क्राइब किया गया। ठीक है। इट मींस अगर इन सारी चीजों को हम समराइज करना चाहें या सेल थ्योरी को समराइज करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्क्लैडन एंड शॉन इन 1838 to 1839 की बात है ये। ठीक है। और जो स्क्लैडन थे वो प्लांट पे काम कर रहे थे, शॉन एनिमल पे काम कर रहे थे। और बोथ दी साइंटिस्ट बिलोंग टू द जर्मनी। दोनों कहां से बिलोंग कर रहे थे? जर्मनी से बिलोंग कर रहे थे। और इन्होंने जो सेल थ्योरी दी उसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो क्या थे? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। थर्ड की बात करें ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट। जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे किससे बने हैं? सेल से बने हैं और उसके कंपोनेंट से बने हैं।
सेल और सेल के कंपोनेंट आगे हम डिस्कस करेंगे। होते क्या है सेल के अंदर फर्दर कंपोनेंट्स हैं जिससे सेल की कंट्रोलिंग होती है या सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं पूरे ब्रीफ में। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल। मतलब जितने सारे ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं सबके जीवन की शुरुआत सिंगल सेल से होती है। ठीक है, दैट इज जाइगोट। ओके, समझ में आया? चलिए, सेल थ्योरी हो गया। बात करें इस सेल थ्योरी, सेल के बारे में जब किसी ने सेल के बारे में कुछ नहीं बताया तो ये थ्योरी जो थी वो सेल के बारे में डिस्क्राइब की पहली बार। इसने जितना सब कुछ बताया सब कुछ सही बताया, एवरीथिंग वाज राइट, एवरीथिंग वाज करेक्ट, बट there is a one drawback, there is a one disadvantage of this theory। इन्होंने ये तो बताया कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं, लेकिन ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि ये जो सेल है वो किसी से बने हैं। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं ये थ्योरी बताती है, लेकिन ये सेल जो है वो किससे बने हैं ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन नहीं करती। अब यही एक पॉइंट इस थ्योरी का ड्रॉबैक बनता है, यही एक पॉइंट इस थ्योरी का क्या डिसएडवांटेज बनता है। तो यहीं से एक इनिशिएशन होती है नई थ्योरी की, जिसमें इसकी कमियों को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, हील किया जाता है। और वो जो थ्योरी है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी कमी को बताने के लिए जो थ्योरी आई उसको कहते हैं बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी। उसे क्या कहता है, मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी में पहली बार इसकी कमी को बताया गया और इसकी कमियों को क्या किया गया, रिकरेक्ट किया गया। अब कैसे किया गया, किसने किया, आगे देखते हैं। ओके, तो इतनी चीजें समझ में आई, इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न सेल थ्योरी। अब जो हमारा सेल थ्योरी था उसमें एक ड्रॉबैक था हमारा, दैट अगर ड्रॉबैक की बात करें, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी की ड्रॉबैक की बात करें तो मैं कह सकता हूं दिस थ्योरी वाज अनएबल टू एक्सप्लेन हाउ new cell arises, new cells arises। इसने ये नहीं बताया कि नए सेल बनते कहां से। इस चीज को करेक्ट करने के लिए एक नई थ्योरी है जिसका नाम पड़ा बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी कोई नई चीज नहीं है, कोई नई थ्योरी नहीं है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। यू कैन से दैट द सेल थ्योरी मॉडिफाई हो गई और मॉडिफाई होके क्या बन गया, मॉडर्न सेल थ्योरी। अब जो मॉडर्न सेल थ्योरी था वो किसके द्वारा दिया गया, मॉडर्न सेल थ्योरी एक नए साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या किया, मॉडर्न सेल थ्योरी दिया और इसमें इस कमी को इन्होंने खत्म किया या रिकरेक्ट किया या उसको करेक्टिफिकेशन किया। अब बात करें इन्होंने क्या कहा, इसका आंसर इस थ्योरी में मिलता है मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, आगे देखिए इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, दैट इज अ ओमनीज सेलुलर ई सेलुलाइन। इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर, दैट इज अ ओमनी सेलुलर ई सेलुलाइन, जिसका मतलब होता है ये एक लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ स्टेटमेंट है। अब इसका अगर मतलब निकालें तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल न्यू cells are arises from pre-existing cells। इसका मतलब अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा, मॉडर्न सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्च्यू ने एक स्टेटमेंट दिया दैट ओमनी सेलुलर ई सेलुलाइन, जो कि हमारी लैंग्वेज नहीं है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, ये कौन सी लैंग्वेज है,
Latin word as we already discussed about we have already discussed about Latin word or Latin language in the previous lecture. हम लोगों ने कहा जैसे हिंदी होता है वैसे हिंदी इंग्लिश जैसे अदर लैंग्वेज होती है वैसे एक लैंग्वेज होती है दैट इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, उसमें क्या बोला गया omnicellular celluli। omnicellular celluli का मतलब क्या होता है? दैट इज अ न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। इस स्टेटमेंट का क्या ना ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है कि आज जितने सारे सेल दिखते हैं या जितने सारे नए सेल बनते हैं वो अपने पूर्वजों से बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। इनसे पहले जो सेल थे उन्होंने क्या किया, आज के मॉडर्न सेल को क्या किया है, बनाया है। ठीक है, दैट वी कैन सी दैट टुडे व्हिच सेल, जिन सेल को हम देखते हैं वो किससे बने हैं, अपने पूर्वज सेल से बने हैं और प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। अब बात है कि ऐसा क्यों बोलना पड़ा। अगर बात करें उस समय की तो बहुत सारे ऐसे थ्योरी थी, बहुत सारी ऐसी थ्योरी थी जो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया करते थे सेल के ऊपर या इनिशिएशन ऑफ लाइफ के ऊपर या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के ऊपर। बहुत सारी ऐसी थ्योरी भी आई जो अलग अलग अपना थ्योरी और अपना स्टेटमेंट दिया अलग अलग तरीके से। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ के बारे में बताया, किस तरीके से लाइफ की शुरुआत हुई इस अर्थ पे वो बताया। जिसमें से बहुत सारी थ्योरी हैं जो ये कहती हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं जो ये कहती हैं कि जो हमारी लाइफ का इनिशिएशन हुआ वो स्पोर के फॉर्म में हुआ। बहुत सारी ऐसी थ्योरी हैं जिसमें बताया जाता है कि जो हमारा लाइफ का इनिशिएशन है वो एक बाहर से आए हुए स्पोर से हुआ है। कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिनका कहना है कि जो आज लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये सारी चीजों को डिगार्ड कर इग्नोर करके हम लोगों को क्या मिला, एक नई थ्योरी मिली जिसमें क्या मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर कहा गया कि जितने सारे न्यू सेल हैं किससे बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं या वो अपने पूर्वज सेल से बने हैं। कोई नॉन लिविंग थिंग से नहीं बना है, दैट इज फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ज्यादातर इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आगे इसका डिस्कशन हमारा 12th क्लास के अंदर जो इवोल्यूशन चैप्टर है उसके अंदर बताया जाता है किस प्रकार से सेल का ओरिजिनेशन हुआ। तो हमारे सिलेबस में इतना है तो हम इतना ही डील करेंगे, इतना ही देखेंगे, आगे चलते हैं। तो इसकी जो कमी थी सेल थ्योरी की कि कहां से आया है सेल नहीं कोई बताया, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन कहां से आता है मॉडर्न सेल थ्योरी से। मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ वर्चू के द्वारा दिया गया। रुडोल्फ वर्चू ने पहली बार नए सेल कहां से बने उसके बारे में उन्होंने बताया दैट ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से सेल के बारे में क्या हुआ, ढेर सारी चीजें बताई गई कि कहां से आया, क्या होता है सेल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मिला और ओवरऑल सबको समराइज करके सारे पॉइंट्स को समराइज करके यहाँ लिखा गया। और उसमें एक और स्टेटमेंट जोड़ दिया गया दैट इज ओमनीसेलुलर सेलुलर। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के अगर पॉइंट्स अगर आपको आते हैं, अगर लिखने को आते हैं तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, और थर्ड लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट आइदर इट इज अ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म and the life of every organism starts from the single cell। और लास्ट अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो हमको क्या लिखना है, दैट इज ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलिए ये तो हुआ हमारा क्या, सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी। सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको और इलैबोरेट मैनर में देखते हैं। तो यहाँ तक तो थ्योरी थी जिसके द्वारा सेल के बारे में बताया गया। और इस थ्योरी की बात करें, मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई थी दैट इज 1855 की बात है। ये 1855 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है ओमनीसेलुलर सेलुलाइट। ओके, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो हमें ये पता चल गया कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो अब देखते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं हमें देखना है। तो आगे देखिए सेल, अगर बात करें सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म
इसको समझते हैं। अब हमें जानना है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो सेल के बिहाफ पे हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को समझना है तो सबसे पहले इसको सिंपली डिवाइड कर लेंगे दो भाग में। अगर प्रोकैरियोटिक है तो इसको डिवाइड करेंगे दो भाग में, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक। प्रो को डिवाइड, प्रो को अगर मतलब निकाला जाए तो प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव, प्रो का मतलब होता है बेटा प्राइमिटिव, और प्राइमिटिव का मतलब होता है पुराना, प्राइमिटिव का मतलब क्या होता है पुराना। कैरियोटिक जो वर्ड आया है वो कैरियोन से आया है, किससे आया है कैरियोन, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोन का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक, यहाँ यूकैरियोटिक की बात किया जाए तो यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है मॉडर्न, यू का मतलब मॉडर्न होता है, और मॉडर्न मतलब होता है नया या नवीन, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब होता है, कैरियोटिक जो है वो कैरियोन से आया है, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसको समझते हैं, मैंने ऐसे क्यों लिखा है, तो इसको समराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर प्राइमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्लियर है? आगे इसको और डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, अभी डायग्राम से भी समझेंगे, ठीक है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर न्यू मॉडर्न टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है न्यूक्लियस क्या होता है सर, अभी तो इसको प्रीवियस क्लास की बात करें तो थोड़ा बहुत हमारे पास नॉलेज होता है न्यूक्लियस क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोलर क्या होता है, ब्रेन होता है, वैसे सेल का कंट्रोलर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, बट अभी जरूरत है तो इसको देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स के अंदर पुराने टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स के अंदर न्यू टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कैसा होता है। अगर सेल की बात करें, यहाँ डायग्राम से अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे, पुराने जितने सारे, अगर बात करें पुराने ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पुराने ऑर्गेनिज्म का सपोज दैट ये मान लो ये सेल क्या है हमारा, ये सेल है पुराने ऑर्गेनिज्म का सेल। पुराने ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका ये सेल है, और न्यू ऑर्गेनिज्म का सेल मैं ये ले लेता हूँ। और जो सेल को हम जानते हैं कुछ ऐसा दिखता है हमारा, जैसे कि जो हमारा सेल होता है, आज के जितने सारे ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके सेल के ऊपर क्या होती है, दो कवरिंग होती है। बाउंड्रीज की बात करें तो इनकी दो बाउंड्री होती है, एक आउटर बाउंड्री, आजकल के जो है सेल्स, आजकल का जो एनिमल है, प्लांट है, चाहे वो हम हो चाहे मैमल्स हो, उनकी बात कर रहा हूं, आउटर बाउंड्री, इनर बाउंड्री, ठीक है। और आउटर बाउंड्री को हम कहते हैं सेल वॉल, इनर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर क्या होता है, इसका सेल का कंट्रोलर होता है, इसके अंदर सेल का कंट्रोलर होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। सेल के अंदर सेल का कंट्रोलर होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और सेल के जैसे हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं या ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सपोज दैट हार्ट, लंग, किडनी, हाथ, कान, मुंह, त्वचा, उसी तरीके से सेल के अंदर भी सेल का कंपोनेंट होता है। और कंपोनेंट की बात करें तो जैसे हमारे बॉडी के कंपोनेंट को ऑर्गन कहते हैं, उसी तरीके से सेल के कंपोनेंट को ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ढेर सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर, जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दे आर कंपोनेंट्स, और सेल के कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनलीज कहते हैं। कोई ऑर्गेनलीज कहता है, कोई ऑर्गेनल्स कहते हैं, ऑर्गेनलीज, ठीक है। ऑर्गेनलीज कंपोनेंट ऑर्गेनलीज हुआ। तो आजकल का जो सेल होता है क्या, उसके अंदर मेनली कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें, सेल बाउंड्री, न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म, और साथ में उसके कंपोनेंट जो आजकल के न्यूक्लियस है जो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बाउंड्री, दैट इज
एक बाउंड्री नहीं होती, दो बाउंड्री होती है, सेल वॉल और एक होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर लिपिड भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस, और उसके ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं जिसे ऑर्गेनेल कहते हैं। ये आजकल के सेल्स है। लेकिन अगर प्राइमिटिव सेल्स की बात किया जाए, पुराने सेल्स की बात किया जाए, तो पहले जब इनिशिएशन हुआ था लाइफ का, उस समय किस प्रकार के सेल पाए जाते थे, या उनके आज भी अस्तित्व है और वो किस प्रकार के होते हैं, आगे देखते हैं यहाँ, ठीक है। तो जो प्राइमिटिव टाइप ऑफ या प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होते हैं, उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स बाउंड्री नहीं होती है, देयर इज अ सिंपल टाइप ऑफ बाउंड्री प्रेजेंट इन दैट। तो एक सिंपल सी एक कवरिंग होगी, क्या होगी, सिंपल कवरिंग होगी। We can see that it is a cell wall. इसे सेल वॉल कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, सेल वॉल कह सकते हैं। और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। बट इसमें डेल साइटोप्लाज्म का टेंस इसमें थिक होगा, थिक साइटोप्लाज्म होगा, बट इसमें डेल साइटोप्लाज्म नहीं होगा, नॉर्मल कंसंट्रेशन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसमें देखो सेल का कंट्रोलर प्रेजेंट था न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेल है तो उसको कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा। जैसे हमारी बॉडी है तो बिना ब्रेन के हम कंट्रोल, हम हमारी एक्टिविटी जितनी सारी है वो कंट्रोल हो ही नहीं पाएगी। we can't perform any functions without the brain। वैसे सेल है तो सेल के पास ब्रेन होना चाहिए, सेल के पास अपना न्यूक्लियस होना चाहिए। तो सेल की बात करें तो इसके पास न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन इसके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और न्यूक्लियोइड की बात करें तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे डीएनए कहते हैं। और नॉर्मल आजकल के जो सेल्स हैं उनके अंदर डीएनए कुछ ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये देखिए यहाँ सपोज दैट एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये, इस तरीके का डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, और जितनी सारी हमारे बॉडी का फॉर्मेशन और जेनेटिक हेरिडिटी का इंफॉर्मेशन होता है, सारा का सारा इसके अंदर रहता है। बट जो प्राइमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। और वही डीएनए मात्र इसके अंदर फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके कोई कवरिंग नहीं होती, सिंपल टाइप ऑफ इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। इवन समझ में आया ये चीज, कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है न्यूक्लियोइड, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, कवरिंग नहीं है, डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं है, एक ही स्ट्रैंड का डीएनए है, वो वर्टिकल नहीं है, वो क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड। तो तीन चीज प्रेजेंट है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। पहला क्या है, इसका सिंपल टाइप ऑफ कवरिंग जिसे सेल वॉल कह सकते हैं। उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, बट जितना थिक ये उतना थिक वो होगा नहीं। और साथ में अगर बात करें इसकी, तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो होता है, इसका कंट्रोलर तो होता है, लेकिन कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। और इनकम्प्लीट में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा, इनकम्प्लीट डीएनए होगा, क्लियर है। तो ये होता है हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सेल, और ये होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स ऐसे होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर के सेल्स ऐसे होते हैं उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और जो आजकल के जितने सारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल और यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आजकल के जितने सारे हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर पाया जाएगा, जितने सारे हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। हायर प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर भी कौन सा सेल प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक टाइप है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा, जितने सारे बैक्टीरिया हैं। और एक बात और याद रखिए, यहाँ सिंपल से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितने सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिस ग्रुप को हम मोनेरा कहते हैं, ठीक है। इट मींस आई कैन सी दैट जितने सारे मोनेरन्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप का सेल पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाएगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट? तो जितने सारे बैक्टीरिया होंगे, जितने सारे मोनेरन ग्रुप के अंदर जितने सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, उन सब के अंदर
यही पाया इस टाइप का सेल पाया जाएगा। साथ में एक प्रोटोजोआ नाम सुना होगा आपने, प्रोटोजोन्स भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप होते हैं। और जितने सारे प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ह्यूमन होते हैं। अगर यहाँ और बात करें तो फंगस भी आ जाएगा यहाँ, ठीक है, एल्गी भी आ जाएगा यहाँ। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। इनमें फंगस, एल्गी कुछ यूकैरियोटिक टाइप यूनिसेलुलर भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक टाइप भी होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो हायर प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, फंजाई, एल्गी, ये सारे के सारे इसमें आते हैं यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में आता है हमारा बैक्टीरिया, मोनेरा पूरा ग्रुप आ जाता है जिसके अंदर बैक्टीरिया भी आ जाता है, ठीक है। और हमारे प्रोटोजोआ प्रोकैरियोटिक में आता है। इज इट क्लियर? तो अभी हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म सेल के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। इज इट क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली हम देख लेंगे क्या है, ठीक है। दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं है क्या, उसको भी कवर कर लेते हैं, कुछ नहीं छूटेगा। बेसिकली आपका 9th क्लास का जितना सारा सेगमेंट है सारा कवर करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आपकी कोई भी बुक से आप पढ़ते हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई, हर एक चीज को हम क्या करेंगे, टेल करेंगे यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म की बात करें सेल के अनुसार। ऑर्गेनिज्म को फिर से सेल के अनुसार हम कितने भाग में डिवाइड कर लेंगे, दो भाग में डिवाइड कर लेंगे बेटा जी। पहला होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा हमारा क्या होगा बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको भी समझना है तो हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक आगे भी पढ़ाता, जब भी पढ़ाऊंगा आपको, ज्यादातर वर्ड्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसका आंसर मिल जाता है, उस समझ में आ जाता है उसका मतलब क्या है। कम यहाँ भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर जो वर्ड है वो किसके लिए डिफाइंड है, सेल के लिए, सिंगल सेल। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है, एक ही सेल से बनी है, उसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट मींस आई कैन से दैट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह, ऑर्गेनिज्म की तरह। एक सिंगल सेल हम जानते हैं कि सिंगल सेल के अंदर हर एक चीज कैपेबिलिटी होती है, एक लिविंग कंडीशन में रहने की कैपेबिलिटी होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी का फॉर्मेशन एक ही सेल से हुआ है, और वो सिंगल सेल क्या करता है, वो पूरी लाइफ की एक्टिविटीज को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। आगे इसका एक स्टेटमेंट लिखेंगे, समझिएगा उस चीज को, ठीक है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी का मतलब होता है, यू नो दैट इज अ मल्टीपल, और सेलुलर सेल के लिए डिफाइन हुआ है, मतलब एक वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का फॉर्मेशन मल्टीपल सेल से हुआ है, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल से, ढेर सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट मींस आई कैन से दैट दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, their body is formed by the multiple cells or accumulation of multiple cells, that is known as multicellular organism, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा इस चीज को कि देखो, ये हमारी अगर बात करें बेटा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक से पूरी ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। और जितने सारे प्रोसेसेस हैं लाइफ के, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग कंडीशन में रहना है तो उसे कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। तो ये सिंगल सेल सारी प्रोसेस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। इट मींस एक स्टेटमेंट में लिखना चाहूंगा और मैं बता दूंगी कि अ सिंगल सेल capable of independent existence। एक सिंगल सेल भी सरवाइव कर सकता है
and can perform all activities of life। ये अपनी सारी लाइफ की सारी एक्टिविटीज को क्या कर सकता है, एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। ये कंप्लीट है, ये एक लाइफ को क्या कर सकता है, जी सकता है, ये कंप्लीटली हर एक काम कर सकता है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। बट हाँ, इसमें प्राइमेटिव टाइप ऑफ फंक्शनिंग होगी, इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फंक्शनिंग होगी, ठीक है, वो आगे हम देख करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि एक सिंगल सेल अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, और दूसरा ये सारे ऑल एक्टिविटीज अपने लाइफ को जीने के लिए जितनी सारी एक्टिविटीज की जरूरत होगी वो सारा का सारा परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें अगर बात करें तो यहाँ एक सेल नहीं है, ढेर सारे सेल एक्युमुलेटिव मैनर में क्या होते हैं, वर्क करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बॉडी को फॉर्म करते हैं, और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट मैनर में काम करते हैं और पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कोरिलेट मैनर में वर्क कराता है या पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। मतलब एक सेल है, सेल यहाँ अगर बात करें तो सेल ढेर सारे सेल एक साथ मल्टीपल सेल से बॉडी बना है, तो सेल मिलके क्या बन जाएंगे, टिश्यू बन जाएंगे, और टिश्यू मिलके क्या बन जाएंगे, ऑर्गन बन जाएगा, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम हमारा बनेगा। ऑर्गन से हमारा क्या बनेगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब ये ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म कोई भी लाइफ की एक्टिविटीज को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ये सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ढेर सारे ऑर्गन्स कोऑपरेट मैनर में काम करके पूरे लाइफ की एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म करता है। सपोज इट अगर बात करें हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, और हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। लंग क्या करता है, एयर का क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ठीक है। हमारा किडनी है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम है, और जैसे ये सारे ढेर सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर क्या करते हैं, एक सिस्टम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की लाइफ की ढेर सारी प्रोसेसेस होती हैं। सपोज अगर बात करें रेस्पिरेशन, तो ढेर सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ढेर सारे ऑर्गन मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं। इट मींस इनमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब इनमें काम का बंटवारा होता है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसके अंदर, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब काम का बंटवारा होता है इसमें, ठीक है। काम का क्या होता है, बंटवारा होता है। इट मींस हर एक ऑर्गन का अपना अपना डिफाइंड वर्क है, और वही वर्क परफॉर्म करता है जिससे पूरी बॉडी को क्या होता है, रेगुलेट करता है। इज इट क्लियर? तो आज अभी तक हमारा क्या हुआ, हमने देखा क्या, सेल के बाद सेल थ्योरी हम लोगों ने देखा, उसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी देखा। उसके बाद अगर बात करें बेटा जी, तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल को समझा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को समझा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा। अब आगे की बात करें बेटा, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।